तो मैं आ गया हूँ रिकॉर्डिंग करने। लेकिन आया था तो पता नहीं क्या चल रहा है ज़िंदगी में। कल मन नहीं कर रहा था और आज रिकॉर्डिंग करने आया हूँ तो फिर बालों को देखकर पता लग ही रहा होगा कितनी तेज़ हवा चल रही है। लेकिन कोशिश पूरी करूँगा यार रोज़ की तरह कि नॉइस ना आए। हाँ, अब बारिश हो सकती है, मैं पूरा गीला हो सकता हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग करना ज़रूरी है, कहानी ज़्यादा ज़रूरी है, वीडियो अपलोड करना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पीछे नहीं हटना है, टारगेट से नहीं हटना है। तो यार मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, तुम अपना निभाओ। लाइक करना मत भूलना यार और सब्सक्राइब कर देना। हाँ, जो सोचा था वही हुआ। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। अ, मैं मैं तो गया मेरा, मैं तो पूरा भीग चुका हूँ। लेकिन हो गई ये रिकॉर्डिंग, सुनिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी। थैंक यू सो मच। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में जो हमारी यक्षिणी की सीरीज़ है उसे हम एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे। और ये एपिसोड होने वाला है यक्षिणी सीरीज़ का पार्ट 4। पहले के 3 पार्ट चैनल पर आ चुके हैं। अगर आपने नहीं सुने तो आप सबसे पहले उन्हें सुन लें, क्योंकि उन्हें सुने बिना आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। करण रात के अंधेरे में रोता रोता बहादुरगढ़ से बाहर निकला और उसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। जैसे रास्ते में अंधेरा था वैसे ही अब करण को अपनी जिंदगी में भी अंधेरा ही नजर आ रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अब उसकी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ तबाह हो गया है। करण बस रोए जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। जिस लड़की के लिए वो इतनी दूर आया, इतनी मुसीबतों का सामना करके, आज वो किसी और से शादी करके उसके साथ चली गई और करण अकेला रह गया। करण को होश नहीं था कि उसके कदम कहाँ चले जा रहे हैं। वो बस बहादुरगढ़ से दूर होता चला जा रहा था। काफ़ी दूर चलने के बाद वो वापस उसी बस स्टैंड पर आ गया जहाँ वो उतरा था। बस स्टैंड पर वो बस का इंतज़ार कर रहा था कि कब बस आए और वो बस में बैठकर वहाँ से निकले। वो चाहकर भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहा था। वो कोशिश तो बहुत कर रहा था कि वो ना रोए, लेकिन वो बस रोए जा रहा था। उससे अपने आंसू काबू में नहीं आ रहे थे। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वहाँ पर कोई बस नहीं आई। करण वहीं पर इंतज़ार करता रहा। इंतज़ार करते करते तभी कुछ लोग वहाँ बस स्टैंड पर आए और करण के अगल बगल बैठ गए। उन लोगों को पता ना चले कि करण रो रहा था, इसलिए उसने अपने आंसुओं को पोंछा और चुपचाप बैठ गया। बैठे बैठे तभी अचानक से उन लोगों में से एक आदमी ने एक चाकू निकाला और चाकू निकालकर करण से कहा, देख, अपने को ज़्यादा बोल चाल करने की ज़रूरत नहीं है, समझा। मेरे को पसंद नहीं है किसी से ज़्यादा फालतू बोलना। सीधा पॉइंट पे आता हूँ। जो भी है कीमती सब कुछ दे दे, वरना यहाँ देख दूर दूर तक कोई भी नहीं है। अगर तुझे मार के फेंक देंगे तब कोई पता भी नहीं लगा पाएगा कि अगर तू गया कहाँ, समझा। इसलिए शाण पत्ती नहीं करनी। जो भी कीमती सामान है सब निकाल कर दे दे, समझा। चल शुरू हो जा। करण ने आसपास देखा तो वो 5 लोग लुटेरे थे। सबके हाथों में खतरनाक हथियार थे और करण ने जैसे ही उनके हाथों में हथियार देखा, करण के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं आया और करण को बिना हाव भाव के देखकर वो सारे लुटेरे हैरत में पड़ गए। और उन लुटेरों ने कहा, ए, समझ नहीं आता तेरे को? जो भी कीमती सामान है सब निकाल, या जिंदा रहकर देगा या मरने के बाद हम तेरे से ले लें। हाँ, और तेरे को डर नहीं लग रहा क्या इतने बड़े बड़े खतरनाक हथियार देखकर? जल्दी बोल।
करण ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके हाथ में जो थैला था जिसमें पैसे रखे हुए थे और कुछ सामान रखा हुआ था, वो थैला करण ने उन लुटेरों को पकड़ा दिया। और लुटेरों ने जैसे ही उस थैले को चेक किया तब उन्हें उस थैले में पैसे मिल गए और वो वहाँ से जाने लगे और जाते जाते कहने लगे, बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ तूने प्यार से सामान दे दिया, वरना मैं सोच रहा था कि एक और कत्ल करना पड़ेगा आज। खैर समझदार है तू। इस बारे में किसी को बताया तो ये हमारे हथियार देख ले। वो सारे लुटेरे वहीं से जा रहे थे। तभी करण ने धीमी सी आवाज में बोला, जरा सुनो। और जैसे ही लुटेरों ने ये बात सुनी तब लुटेरे पीछे मुड़कर करण के पास आए और उन्होंने कहा, क्या है? और जैसे ही करण ने यह बात सुनी तब करण ने कहा, प्लीज मुझे मार दो। वो सारे बदमाश जितने भी थे वो सब हैरान हो गए और उनमें से एक बदमाश ने कहा, अबे पागल वागल हो गया है क्या? मैंने लोगों को जान की भीख मांगते हुए देखा और तू मारने के लिए कह रहा? अरे देख रहे हो भाई लोग, लगता है ये नशा वगैरह करता है। ये पागल है ये, चलो यहाँ से चलो। वो लुटेरे फिर से वहां से जाने लगे और करण फूट फूट कर रोने लगा। और जब करण फूट फूट कर रो रहा था तब वो जितने भी बदमाश थे सबने करण को देखा और उन्होंने थैले में से कुछ पैसे निकालकर करण के सामने फेंक दिए और कहा, ये ले, तेरे घर जाने के लिए इतने पैसे शायद काफ़ी होंगे। अब यहाँ रोना बंद कर, बस आएगी कुछ देर में, बैठ के निकल जाइयो, समझा क्या? वो लुटेरे वापस जाने के लिए मुड़ ही रहे थे तभी अचानक से करण फिर से रोने लगा। वो लुटेरे समझ गए कि करण की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे वहीं रोता हुआ छोड़कर वहां से चले गए। करण काफी घंटों तक उसी बस स्टैंड पर बैठकर रोता रहा और वो पैसे जमीन पर पड़े रहे। वहां एक बस आई और वो वही बस थी जिसमें बैठकर करण वहां पहुंचा था। बस वाले ने करण को पहचान लिया और उस बस वाले ने कहा, अरे साहब क्या बात हो गई, कुछ हो गया क्या? चलना है वापस, बस में बैठना है? करण कोई जवाब नहीं दे रहा था और फूट फूट कर रो रहा था। वो बस वाला बाहर निकला और उसने बस स्टैंड पर बिखरे हुए पैसे देखे। उसने सारे पैसों को इकट्ठा किया और करण की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये आपके ही पैसे हैं ना? कहीं कोई लुटेरे वगैरह तो नहीं आ गए थे? करण ने रोते हुए हाँ कहा और फिर उस बस वाले ने कहा, उन्होंने आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? सब कुछ ठीक तो है? करण रोते हुए बस में बैठ गया और वो बस वाला कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। बस वहां से चल पड़ी। करण दबी दबी आवाज में वहीं पीछे वाली सीट पर बैठकर रोता रहा। उसके दिमाग में वही अमृता की तस्वीर आ रही थी। उसने कैसे किसी और के साथ फेरे ले लिए, यही सोच सोच कर करण रो रहा था। करण रोता रोता सो गया और जब उसकी आंख खुली तब उसने बाहर का नज़ारा देखा और उसने देखा कि वो उसी जगह पर था जहां से वो बस में चढ़ा था। करण को लगा अब तो सब कुछ बर्बाद हो ही चुका है, इसलिए क्यों ना जाते जाते एक बार उस लड़की से भी मिल लिया जाए जिस लड़की ने उसकी इतनी चिंता करी, इतना उसका ख्याल रखा, वो भी बिना किसी जान पहचान के। करण उस बस से उतर गया और सीधा सीधा उस जंगल में जाने लगा। करण एक बार फिर से उसी जगह पर पहुंचा जहां उस लड़की का घर था। करण जैसे ही वहां पर पहुंचा और उसने वहां का नज़ारा देखा तब उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कि वहां कोई झोपड़ी नहीं थी, वहां कोई घर नहीं था, वो पूरी जगह साफ पड़ी हुई थी। करण को एक बार के लिए कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर वो लड़की और उसका घर गया कहाँ।
अगर वो लड़की कहीं इधर उधर गई होती तब उसका घर तो कम से कम वहाँ होता, लेकिन ना ही वो लड़की वहाँ थी ना ही उसका घर। और ये बात करण को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी। जब वो लड़की करण को नहीं मिली तब करण ने सोचा कि अब जीवन में कुछ भी नहीं रह गया है। उसका दिल पहले ही टूट चुका था और वो लड़की भी शायद कहीं और चली गई थी। करण का बहुत मन था कि वो उस लड़की को एक और बार दिल से शुक्रिया कहे, लेकिन वो लड़की उसे नहीं मिली। तब करण ने फैसला किया कि वो आत्महत्या कर लेगा। करण प्यार में पूरी तरह से अंधा हो चुका था, या उसे पता था कि वो गलत कर रहा है, लेकिन वो फिर भी करना चाहता था। प्यार ने उसे कुछ इस कदर अंधा कर दिया था कि उसे पता होते हुए भी कि वो गलत कर रहा है, तब भी वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। उसका जीना मुश्किल हो रहा था। अमृता को किसी और के साथ देखकर करण का जो दिल था वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। और फिर करण उसी नदी किनारे गया और फिर करण ने अपने आप को उस नदी के हवाले कर दिया। करण नदी की गहराइयों में जा रहा था। उसे तैरना तो आता था, लेकिन वो फिर भी नहीं तैर रहा था और वो अपने आप को धीरे धीरे करके पानी की गहराइयों में उतार रहा था, जहाँ से वो कभी वापस ना आए। वो पानी की गहराइयों में जाकर एक सतह पर रुक गया और उसने अपने आप को बेजान छोड़ दिया, ताकि उसकी जो जान है वो धीरे धीरे निकल जाए और उसे उस दर्द से मुक्ति मिल जाए जो दर्द उसे अमृता ने दिया था। करण की आंखों से आंसू निकल रहे थे और उन आंसुओं में इतना ज़्यादा दुख था जिसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। करण की आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। सांस ना ले पाने की वजह से करण धीरे धीरे बेहोश होने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा जैसे जैसे छा रहा था, करण वैसे ही वैसे अपने आप को आज़ाद होता हुआ महसूस कर रहा था। और फिर वही हुआ, करण की आंखें बंद हो गई। करण की आंखें जैसे ही बंद हुई तब, लेकिन न जाने कैसे, कुछ घंटों बाद जब करण की आंखें खुली तब उसने देखा कि वो नदी के किनारे पड़ा हुआ है एक पेड़ के नीचे। करण ने आसपास देखा तब रात हो रखी थी। आसपास अंधेरा हो रखा था, यानी रात का वक्त था। और फिर करण ने देखा कि उस जगह वो झोपड़ी थी। करण खड़ा हुआ, उसके पूरे कपड़े भीगे हुए थे, वो पूरा ऊपर से नीचे भीगा हुआ था। वो उस झोपड़ी के पास गया और उसने उस झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई और वो आवाज़ सुनकर करण को थोड़ा अच्छा लगा। वो आवाज़ उसी लड़की की थी और उस लड़की ने कहा, आ जाओ अंदर, दरवाज़ा खुला हुआ है। जैसे ही ये बात करण ने सुनी तब करण ने धीरे से उस घर का दरवाज़ा खोला और उसने देखा कि अंदर वही लड़की बैठी हुई थी और खाना बना रही थी। करण ने घर के अंदर कदम रखा और उस लड़की ने कहा, वहाँ बैठ जाओ चारपाई पे। करण उस चारपाई पर बैठ गया। उस लड़की ने फिर पूछा, क्या हुआ? तुम तो उस लड़की से शादी करने गए थे ना, क्या हुआ? मिली नहीं तुम्हारी प्रेमिका? अकेले आ गए? और फिर करण ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि वो मुझे नहीं मिली? जिसके जवाब में उस लड़की ने कहा, अगर मिल गई होती तो पानी की गहराइयों में अपनी जान देने के लिए क्यों जाते? और ये बात जैसे ही करण ने सुनी तब उसने जो अपना सर था वो नीचे झुका लिया। उस लड़की ने करण से पूछा, क्या तुम्हारी जान इतनी कीमती है कि तुम एक लड़की के लिए अपनी जान देने के लिए नदी में कूद गए? वो लड़की जिसने किसी और के साथ शादी कर ली।
और ये बात सुनते ही करण के होश उड़ गए और करण ने उस लड़की से कहा, तुम्हें कैसे पता ये बातें? और फिर उस लड़की ने कहा, कितना छुपाओगे? अब तो बता दो कि तुमने उस रात मुझे मंत्रों का जाप करते हुए देख लिया था, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं। तुम्हें पता है ना कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, फिर भी मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे ही ये बात करण ने सुनी, तब करण ने कहा, हाँ मुझे पता है कि तुम एक आम इंसान नहीं हो, लेकिन मुझे लगता था कि तुम मुझे जान से मार दोगी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। अनजान बनने का नाटक करता रहा। और जैसे ही ये बात उस लड़की ने सुनी, तब वो मुस्कुराई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें मारना ही होता तब उस शेर से मैं क्यों बचाती तुम्हें, या इस नदी में जो गिरे हो तुम्हें नदी से बाहर क्यों निकालती। मैं तो ये देखकर हैरान हूं कि तुम्हारी जान इतनी सस्ती हो गई कि तुम अपनी जान को देने के लिए पानी में कूद गए। तुमने ये भी नहीं सोचा कि वो लोग जो कि तुमसे प्यार करते हैं उनका क्या होगा। और फिर करण ने जवाब दिया, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। जिसके बारे में लगता था कि वो मुझसे प्यार करती है, वो उसने किसी और के साथ शादी कर ली। और फिर उस लड़की ने जवाब दिया, अच्छा तो तुम्हें अपना प्यार नज़र आता है कि तुम किससे प्यार करते हो, तुम्हें वो नज़र नहीं आता कि तुमसे भी कोई प्यार करता है। और फिर करण ने पूछा, अच्छा कौन प्यार करता है, तुम्हें बता दो। और फिर उस लड़की ने थोड़ा गुस्से में कहा, अब तुम्हें बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि तुमसे कौन प्यार करता है, कौन तुम्हें पागलों की तरह बचाता है बार बार। हाँ, कौन तुम्हारे लिए सुबह शाम खाना बनाता है। और फिर करण ने जवाब दिया, मेरी माँ। और फिर उस लड़की ने हंसते हुए कहा, और भी तो कोई होगी, जब से यहाँ इस जंगल में हो तब से तुम्हारी माँ तो तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाती, लेकिन कोई तो बना रही है ना, हो सकता है वो तुमसे प्यार करती हो। और फिर करण ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो। और फिर उस लड़की ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे न जाने क्यों शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हारे जैसा लड़का चुना, जो कि एक धोखेबाज के लिए अपनी जान को देने के लिए जा रहा था। उस लड़की ने करण से कहा, देखो अब क्या प्लान है आगे जाकर, क्या करना है आगे ज़िंदगी में। जिसके जवाब पे करण ने कहा, करना क्या है, अब वापस शहर जाऊंगा, वहाँ नौकरी करूंगा, और क्या करना है। उस लड़की ने कहा, अच्छा तो अब जाओगे शहर में, 9 से 5 तक की नौकरी करोगे और फिर घर आके खाना खा के सो जाओगे, ये कोई ज़िंदगी है। जिसके जवाब में करण ने कहा, तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर उस लड़की ने जवाब दिया, तुम्हें पता है कि अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो वो तुम्हें कामयाब देखना चाहता है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहती हूँ, और नौकरी तुम्हें सिर्फ 2 वक्त की रोटी दे सकती है, बहुत बड़ी कामयाबी नहीं। करण को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे क्या। तभी उस लड़की ने कहा, मेरी बात सुनो, तुम कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हें बहुत बड़ा नाम मिले। किसी भी हालत में मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहती हूँ। और फिर करण ने जवाब दिया, उसके लिए तो कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना होगा, और कोई बढ़िया सा आइडिया होना चाहिए, ढेर सारा पैसा होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, और मेरे पास तो अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। और फिर जैसे ही ये बात उस लड़की ने सुनी, तब वो खड़ी हुई
और उसने एक पोटली करण को ला कर दी और कहा, इससे काम हो जाएगा। और जैसे ही ये बात करण ने सुनी और उसने वो पोटली अपने हाथ में ली, उसने पोटली को खोल कर देखा, तब वो हैरान रह गया, क्योंकि उसने उस पोटली में देखा तो उस पोटली में काफ़ी ज़्यादा सोना था। और उस सोने को देखकर करण की आंखें 2 मिनट के लिए चौंक गई। करण ने उस लड़की से कहा, ये तो गोल्ड है, और ये तो तुम्हारा गोल्ड है, ये मैं कैसे ले सकता हूँ। और जैसे ही ये बात उस लड़की ने सुनी, उस लड़की ने जवाब दिया, मेरे पास है ही कौन, क्या करूँगी इस गोल्ड का, तुम्हारे काम आ जाएगा, रख लो इसे और कामयाब बनो। मैं जितना कर सकती हूँ तुम्हारे लिए मैं उतना करूँगी। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। मैंने कई आदमियों को देखा, कई लोगों को देखा, लेकिन तुम सबसे अलग हो। हर किसी की नज़र खूबसूरती पर रहती है। मैं इतने दिनों तक तुम्हारे साथ रही, लेकिन कभी भी तुमने मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखा, और मैं समझ गई कि तुम एक अच्छे इंसान हो। ना चाहते हुए भी करण को वो सोना रखना पड़ा। और फिर उसके बाद सुबह सुबह ही वो शहर के लिए निकल गया। और वो जब जा रहा था तब उसने उस लड़की का चेहरा देखा जो कि मुस्कुरा रही थी, और करण को उस लड़की की आंखों में एक उम्मीद दिखी। करण शहर वापस आ गया और इस बार उसके कंधे पर थी कुछ जिम्मेदारियां। तो ये था यक्षिणी सीरीज़ का पार्ट 4। कैसा लगा ये आपको पार्ट, और ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। खाना नहीं खाया है तो प्लीज़ खा लो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ख्याल रखें अपना।